ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मशीन गन वाला क्वेश्चन किया था। आज अपन ऐसे ही इम्पल्स से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उससे हम उस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक, मान लीजिए कोई रिजिड प्लेन है, यहाँ पे रिजिड वॉल है या इस तरह से है। इस रिजिड वॉल पे, ये रिजिड वॉल है, ठीक है। इस रिजिड वॉल पे कोई m मास की जो गेंद है वो आके हिट करती है, ठीक है। यहाँ से आके हिट करती है और हिट करने के बाद में यहाँ से वापस निकल भी जाती है सेम गेंद। यहाँ से हिट कर देगी, हिट करके यहाँ से निकलती है ना। तो मान लो हिट इस तरह से करती है, यहाँ से ये हिट करती है इस पे, और यहाँ से हिट करने के बाद वापस इस तरफ निकल जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है कि भाई इसका मास तो है m, मास क्या है इस बॉल का, m है, और ये यहाँ से 53 डिग्री एंगल पर हिट करती है। किस एंगल पर? 53 डिग्री एंगल पर हिट करती है, और यहाँ से जब निकलती है बाहर तो ये 37 डिग्री पर निकलती है, ठीक है। दीवार के साथ जब बॉल वापस जाते समय एंगल बना रही है वो 37 डिग्री का बना रही है, और इसका जब आ रही थी तब जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, ये वॉल पर हिट करने से पहले। तो सवाल ये है, पहला सवाल तो ये है हमारा कि बॉल किस वेलोसिटी से हिट करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये वेलोसिटी क्या होगी। हमें बस इतनी सी जानकारी दे रखी है। जो आने वाली वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है, और दीवार के साथ किस एंगल पे आ रही है? 53 डिग्री पे आ रही है, और किस एंगल पे जा रही है? 37 डिग्री पे जा रही है। तो जब जाएगी तो उस केस में वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। ये जाने वाला वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो ये सवाल है, पहले सवाल नोट कर लीजिए, फिर इसको अपन करते हैं। सवाल समझ में आ गया? अब सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दीवार पे जब टक्कर कर रही है तो टकराने के बाद बॉल यहाँ पे टकरा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है इस डायरेक्शन में। तो टकराने पर क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं, जब ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब आ रही है तो इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। देखो कैसे, एक तो वर्टिकली इधर वाला कंपोनेंट हो सकता है, एक तो ये कंपोनेंट हो सकता है इस वेलोसिटी का, और एक इधर हो सकता है। दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना इस वेलोसिटी के, हो सकते हैं नहीं हो सकते? तो वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ। ये 53 डिग्री एंगल है तो ये एंगल भी 53 डिग्री होगा, नहीं होगा क्या? तो ये 5 है, ये 53 डिग्री एंगल है। अगर मैं वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 cos 53 डिग्री हो जाएगा। एंगल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो तो होता है cos का, और एंगल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा? 5 sin 53 डिग्री। ये दो कंपोनेंट है। अब sin 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 53 डिग्री की वैल्यू मैंने 4/5 होता है, इसकी वैल्यू याद रखना, 4/5 होता है। और cos 53 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 3/5, ठीक है। एक ट्राइंगल होता है 3, 4, 5 का,
उसमें एक एंगल 53 होता है, एक और एंगल 37 होता है। इसी तरह से साइन जो 37 है, साइन 37 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 3/5, और कॉस 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5। तो ये कुछ वैल्यूज ध्यान में रखना 37 और 53 के लिए। तो यहाँ पे हम cos 53 5 cos 53 डिग्री की वैल्यू अगर देखें तो ये cos 53 डिग्री कितना हो गया 3/5। तो यहाँ पे 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। यानी कि इस डायरेक्शन में इस मास की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ऐसा है ना। तो कॉलिजन से पहले ये जो मास है, इस मास का वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर वेलोसिटी तो है 4 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की ओर है 3 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? अब देखो, जब यहाँ पे कॉलिजन होगा, जैसे यहाँ पे मैं कॉलिजन होने वाला सिचुएशन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जब बॉल होगा, यहाँ पे जब कॉलिजन होगा तो उस केस में इस बॉल पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या इस तरफ नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा ना। नॉर्मल रिएक्शन तो इस तरफ लगेगा, और एमजी किस तरफ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ना। जब कॉलिजन होगी तो कॉलिजन के टाइम में दीवार जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की ओर लगाएगी, और जो mg है वो तो नीचे की ओर लग रहा है तो नीचे की ओर लगेगा। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन के समय इस बॉल का y डायरेक्शन में इस बॉल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है। लेकिन x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, यानी कि टक्कर के समय, अगर कॉलिजन के समय हम बात करें तो जो समेशन एफ वाई है, एफ वाई ये तो 0 नहीं है। वाई डायरेक्शन में ये मान लो वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है ना, क्योंकि उस डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन भी एमजी भी है। लेकिन मैं बात करूं नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, क्या ये 0 है। एक्स डायरेक्शन में कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने वाला, तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या है इस केस में 0। ये बात समझ में नहीं क्या, कि इस केस में जब टक्कर हो रही है तो टक्कर के समय एट द टाइम ऑफ द कॉलिजन नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, बट नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। है या नहीं है, ठीक है। अब देखो और आगे, तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन 0 है, वाई डायरेक्शन 0 नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन जो लॉ अप्लाई किया था उसमें क्या था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, वरना नहीं रहता। अब फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि जो मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में इनिशियल, वो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में फाइनल के इक्वल तो नहीं होगा। यानी कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा। एक्स डायरेक्शन जो इनिशियल मोमेंटम है वो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंट जो एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या। यहाँ पे एक नोट क्या हो जाएगा, हियर हियर इन वाई डायरेक्शन मोमेंटम will not be conserved but in x direction momentum will be conserved। ठीक है, तो y डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब देखो आगे और बढ़ते हैं। यानी कि हमें खाली क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था उसको एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके बराबर करना है बस। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, जो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम के। तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी हम कौन सा लेंगे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ही लगेगा इनिशियल। जो इनिशियल वेलोसिटी है कॉलिजन से पहले, टक्कर से पहले का जो वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन इनिशियल कंपोनेंट लेंगे। इसको इक्वल के टू किसका कर देंगे, मास इनटू जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में उसका फाइनल कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, अब देखो फाइनल वेलोसिटी जो है, मान लिया हमने कोई v है तो उसके भी देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x डायरेक्शन का और एक y डायरेक्शन का। होगा या नहीं होगा, ये कंपोनेंट होंगे ना। अब देखो ये 37 है तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा कंपोनेंट v cos 37 जैसा कि पहले किया था, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin 37। लेकिन अपन को तो कौन सा चाहिए, v cos 37 चाहिए ना। यहाँ पे m इंटू वी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एम इंटू वी एक्स फाइनल करना है, तो ये हो जाएगा m इंटू वी एक्स इनिशियल कितना है यहाँ पे 5 cos 53 है, ये तो हो गया 5 cos 53 डिग्री विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट वो कितना है 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मास तो सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 5 cos 53 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 आई थी, तो ये तो हो गया 3, क्योंकि cos 53 की वैल्यू कितनी रखोगे 3/5 रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये एंगल दे रखा है ना, ये 37 डिग्री और 53 डिग्री। हाँ ये 53 डिग्री दे रखा था हमारे पास, जो डेटा था ना कॉलिजन से पहले जो एंगल बना रहा था बॉल की डायरेक्शन, जो कॉलिजन ऑफ डायरेक्शन है वो, और कॉलिजन के बाद में जो डायरेक्शन है ना। तो देखो अब ये 5 cos 53, 5 cos 53 cos 53 की वैल्यू कितनी 3/5 इज इक्वल टू हो जाएगा मान लो v जो कि अननोन है जिसे हमें निकालना है, और cos 37 की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट कर दे, या फिर ये इससे भी कैंसिल आउट कर सकते थे, तो यहाँ से जो v का वैल्यू है अपना कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 15/4 आ जाएगा, 15/4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इस वेलोसिटी से बॉल हिट करके बाहर निकलेगी। आई बात समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए। आ गया समझ में आता है? देखो इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और बनता है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझिए क्या है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि कैलकुलेट इम्पल्स इम्पल्स बाय वॉल ऑन बॉल। जो ये दीवार होगी वो कोई ना कोई इम्पल्स क्रिएट करेगी
एकदम ऐसा दीवार है, जमीन, ये जमीन या फिर जो भी दीवार है ना, मैं मान लो वॉल मान के चल रहा हूँ, वॉल, ये कोई दीवार है, सख्त कोई वॉल है, रफ हो ये। हाँ कोई नहीं इसमें, क्योंकि इसी से समझ में आएगा अपन को। तो सेकंड पार्ट है कैलकुलेट, कैलकुलेट इम्पल्स ऑन बॉल बाय वॉल। ठीक है, तो दीवार द्वारा गेंद पर आवेग ज्ञात करो। हिंदी में लिखना, दीवार द्वारा गेंद पर आवेग ज्ञात करो। दीवार द्वारा गेंद पर आवेग ज्ञात करो। If mass of ball is 2 kg, if mass of ball is 2 kg, यदि गेंद का द्रव्यमान 2 किलो, 2 किलो तो ज्यादा हो जाता है पर 2 किलो ले लो, ठीक है। कितने की होती है, 400 ग्राम या 200 ग्राम, तो मान लो अपन थोड़ा कैलकुलेशन आसान है अपना, इसलिए इसलिए फिर भी अपन कैलकुलेशन आसान रहे, 7 2 किलो लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस सवाल में, अब जैसे जो इम्पल्स होता है वो तो अपना क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ना, होता है नहीं होता, बताओ। अब देखो मोमेंटम में जो चेंज है, मोमेंटम को क्योंकि अपन ने दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में जो चेंज आया है, क्या वो जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जितना मोमेंटम है, एक्स डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम फाइनल भी है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज कितना हो गया, जीरो हो गया। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या मोमेंटम में चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई मोमेंटम में चेंज हुआ होगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं है। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो इम्पल्स जो होता है वो किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है, और फोर्स किस डायरेक्शन में, केवल वाई डायरेक्शन में ही। तो वाई डायरेक्शन में ही तो इम्पल्स मिलेगा हमें, एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स नहीं मिलेगा ना। तो इम्पल्स जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में जो इम्पल्स होगा आई एक्स, वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम जीरो है। लेकिन वाई डायरेक्शन में इम्पल्स जो है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि जो वॉल की वजह से जो इम्पल्स मिलेगा वो किस डायरेक्शन में, केवल वाई डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई क्या, वॉल की वजह से जो इम्पल्स होगा बॉल पे वो केवल वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 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 मोमेंटम में जो चेंज है वो केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में केवल फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। पॉइंट लिखिए। एक बात सुनो, तो इसको एक नोट की तरह लिख लीजिए, बिकॉज इन एक्स डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, क्योंकि एक्स दिशा में कोई बल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स दिशा में कोई बल नहीं है। सो देयर विल बी नो इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन, there will be no net impulse in x direction, so there will be no net impulse in x direction, अतः x दिशा में कोई परिणामी आवेग नहीं होगा, ठीक है। बट इन y डायरेक्शन देयर आर फोर्सेस, या फिर देयर इज फोर्स, बट इन y डायरेक्शन देयर इज फोर्स, so due to this there will be, but in y direction there is force, लेकिन
y दिशा में बल है, so there will be impulse in y direction, होगा y डायरेक्शन में इम्पल्स। तो इम्पल्स x डायरेक्शन में तो जीरो हो गया, y डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, तो y डायरेक्शन में इम्पल्स की वैल्यू निकाले, निकाले क्या? अब देखो y डायरेक्शन में जो इम्पल्स आएगा, इम्पल्स आई, वो क्या हो जाएगा, जो y डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज हुआ है उसके बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? देखते हैं y डायरेक्शन में इम्पल्स कितना लगा। तो y डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितना आ जाएगा, मोमेंटम इन y डायरेक्शन फाइनल माइनस मोमेंटम इन y डायरेक्शन इनिशियल के बराबर ही होगा। फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। अब देखो y डायरेक्शन में हमें फाइनल मोमेंटम देखना है y डायरेक्शन में, तो वो कितना हो जाएगा, मास इंटू वी साइन 37 हो जाएगा, मास इंटू वी साइन 37 हो जाएगा, फाइनल मास इंटू वी साइन 37, ये तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा y डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो मास इंटू 5 साइन 53 डिग्री हो जाएगा, है ना? लेकिन देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे v साइन 37 ये तो पॉजिटिव है, और 5 साइन 53 क्या नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ माइनस नहीं लेंगे, माइनस ऑफ माइनस, या फिर मैं ऐसे ले सकता हूँ मास इंटू माइनस वी, वी जो है हमारा 5 है, 5 साइन 53 डिग्री, ये चीज समझ में आएगी, माइनस ऑफ माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक और चीज, m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 2 kg दे रखा है ना, तो मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। m कितना बना, 2 kg, v कितना, v निकाला था अभी 15/4 आया था पहले वाले क्वेश्चन से, तो v है 15/4, और साइन 37 की वैल्यू 3/5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और मास कितना है 2 kg, तो ये हो गया 2 kg, वापस यहाँ फिर लग दिया, और ये जाएगा 5 इंटू साइन 53 डिग्री वैल्यू 4/5, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते, देखो ये हो जाएगा 3 3 9 9 में 2 का डिवाइड किया, यानी कि 4.5 प्लस 5 से 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 12.5, और यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर मोमेंटम वाली हो जाती है तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये इतना मोमेंटम लगेगा। अब देखो ये मोमेंटम पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब वॉल जो है, बॉल पे मोमेंटम, ये इम्पल्स किस डायरेक्शन लगा रही है, ऊपर की ओर, है ना? ये जो पॉजिटिव आया है, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बॉल इज अप्लाइंग, हाँ, इम्पल्स ऑन बॉल अपसाइड, है ना, ऊपर की ओर लगा रही है। और आप फील भी कर सकते हो बॉल, बॉल को, जैसे ये बैट होता है तो बैट या फिर बॉल, जो वॉल है, दीवार है, दीवार क्या करती है, ऊपर की ओर ठोक रही है उसको, इम्पल्स ऊपर की ओर है और आ भी रहे हैं वैल्यूज उससे भी।
ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक शुरुआत करेंगे, एक नया टॉपिक इसी में ही, सेंटर ऑफ मास में ही। इस टॉपिक का नाम है कॉलिजन, उसे पढ़ेंगे। या फिर एक काम करते हैं, कॉलिजन अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, कि वो पूरा नया टॉपिक है एक तरह से, हालांकि जुड़ा हुआ तो इससे ही है। और अभी अपन कोई कुछ शेयर कर सकते हैं।